आज तक तो हमने सुना था कि इंसान बीमार होते हैं, जानवर बीमार होते हैं, पेड़ पौधे भी बीमार होते हैं। पर अब समय ऐसा आ गया है जहाँ पर पूरे के पूरे देश ही बीमार हो रहे हैं। और एक नहीं, सारे के सारे देश। इस बीमारी ने हर देश को अपने लपेटे में ले लिया है। ऐसी बीमारी जो देश को धीरे धीरे खोखला कर देती है। ऐसी बीमारी जो देश के लोगों को ऐसी जंजीरों से बांधती है जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसी बीमारी जो सरकार के नाक में दम कर देती है, सरकार का सुख चैन सब लूट लेती है। ऐसी बीमारी जो देश के विकास में बाधा तो डालती ही है, साथ में देश से अपना उज्जवल भविष्य भी छीन लेती है। अब हमारे मन में अनेक सवाल आ रहे होंगे कि ये बीमारी होती कैसे है, फैलती कैसे है और दिखती कैसे है। और यही सबसे डरावनी बात है इस बीमारी की। ये ना तो कभी दिखती है, धीरे धीरे फैलती रहती है, अपनी जड़ें मजबूत कर देती है, पनपती रहती है, और जब पता लगता है तब बहुत ज्यादा देर हो जाती है। हालांकि एक बात है, ये बीमारी अपने होने का एहसास जरूर दिलाती है और कदम कदम पे अपना दस्तक देती है। और अगर सही समय पे इसका इलाज हो गया तो इसे काबू में भी किया जा सकता है। और अगर इलाज नहीं किया गया तो आइए पर्दा हटाते हैं इस बीमारी के नाम से। जी हाँ, जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है शैडो इकोनॉमी। दुनिया के बहुत सारे बड़े लोगों ने और रिसर्चर्स ने इसको डिजीज और कैंसर करके बुलाया है। शैडो इकोनॉमी किसी देश की अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा होता है जहां पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि पैसों की लेन देन होती है, सामान का खरीदना बेचना, ये सब नॉर्मली होता है। पर फर्क यही है कि यहाँ पर ये सब चीजें सरकार और टैक्स अथॉरिटी से छुपा के की जाती है। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज या फिर लेन देन जो होती है उसका ना तो कोई हिसाब किताब रखा जाता है और ना ही इस पे कोई टैक्स भरा जाता है। और अगर टैक्स भरा भी जाता है तो बहुत आधा अधूरा भरा जाता है। मतलब यहाँ पे कौन बिजनेस कर रहा है, कैसे बिजनेस कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के लिए लाइसेंस या फिर परमिट है या नहीं, और अगर बिजनेस में एम्प्लॉय रखे या नहीं, अगर एम्प्लॉय रखे तो सैलरी भी दे रहा है कि नहीं, या फिर मिनिमम वेजेस का पालन हो रहा है कि नहीं, और बाकी जो बिजनेस के लॉज है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। इन सब चीजों का सरकार को कोई भी आइडिया नहीं होता। यहाँ पर सरकार को पूरी तरह अंधेरे में रखने की कोशिश की जाती है। इसको हम चांद और सूरज के नजरिए से देखते हैं। जब सूरज की रोशनी चांद पर गिरती है तो चांद की एक साइड तो उजाला दिखता है और दूसरी साइड पे अंधकार होता है। भले ही दूसरी साइड वो अंधकार है, पर फिर भी वो चांद पे वो जगह एग्जिस्ट तो करती है। वैसे ही जैसे ही किसी देश में शैडो इकोनॉमी दिखती नहीं है सरकार को, पर वो एग्जिस्ट तो करती है। इसलिए जहां तक सरकार की रोशनी जा रही है वो हो गई फॉर्मल इकोनॉमी, और जहां तक सरकार की रोशनी नहीं जा रही है, जहां अंधेरा बनाया जा रहा है, वो हो गई शैडो इकोनॉमी। इसलिए इसका नाम जो शैडो इकोनॉमी रखा है वो बहुत सही रखा गया है, क्योंकि एक तरीके से अंधेरे में तो काम हो रहा है। और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि ब्लैक इकोनॉमी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, अनऑफिशियल इकोनॉमी,
अनऑब्जर्व्ड इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी, पर सबका मतलब सेम ही है। अब हमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि लोग ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं। इसके बारे में हम अच्छे से आगे बात करेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि लोग ऐसा कर कैसे रहे। लोग अपनी धन दौलत ऐसे जगह पे रख रहे हैं जहां पर सरकार दूर दूर तक पहुंच नहीं सकती। इसे अनट्रेसेबल एसेट भी कहा जाता है। अनट्रेसेबल एसेट का मतलब ये है कि ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कीमती हो, लोग उसकी वैल्यू भी करें और सरकार ये कभी पता नहीं लगा सकती कि किसके पास कितनी मात्रा में ये चीज हो, और सरकार ये भी पता नहीं लगा सकती कि ये चीज कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। अनट्रेसेबल एसेट का सिंपल सा उदाहरण है हमारा जो कैश होता है। जो हमारे फिजिकल नोट और सिक्के होते हैं, वो सरकार को कभी पता नहीं लगेगा कि किसके पास कितने नोट है और कितने सिक्के हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, जो एंटीक चीजें होती है वो। शैडो इकोनॉमी में यही अनट्रेसेबल एसेट जैसे कि जो कैश है, वो यहाँ से वहां से यहाँ घूमते रहता है, अपने नए नए मालिक को मिलते रहता है, पर किसी भी मालिक को ये नहीं पता है कि इसके पहले इसके कितने मालिक थे। मतलब ये नोट या फिर जो सिक्के वो किधर किधर घूम के आए, किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि कोई हिसाब किताब रखने वाला ही नहीं है, ना इसका कोई ट्रेल है। पूरी तरह एनोनिमिटी है, यानी कि गुमनामी है। बस यही गुमनामी शैडो इकोनॉमी की सबसे बड़ी नींव है। इसलिए बहुत जगह पे शैडो इकोनॉमी को इनफॉर्मल इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फॉर्मल नहीं है। ना कोई हिसाब किताब है, ना कोई टैक्स भरा जा रहा है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई परमिट है, और ना ही कोई लॉ का पालन किया जा रहा है तो बस सिर्फ कमाई और लेन देन। चलता है सब कुछ सामने, पर सच कुछ और ही छुपा है। हाथों से गुजरता लेन देन, पर कहीं लिखा ना दिखाई देता है। खरीदना बेचना सब होता है, पर नाम का कोई निशान नहीं। सच्चाई की परछाई में एक दुनिया है जो पहचान नहीं। किसने दिया, किसने लिया, किसको मिला कोई जाने ना। कागजों पर जो लिखा नहीं, वही राज यहाँ छुप जाता। ये अंधेरे का संसार है, जहाँ सच भी बेकार है। ना कोई रोक टोक यहाँ पर है, ना हिसाब का कोई घर है। ये छुपा हुआ व्यवहार है, गुमनामी का आधार है। रोशनी जहाँ तक पहुँचे ना, वही इसका विस्तार है। वो दिखता नहीं पर जीता है, हर कोने में तैयार है। रोशनी के परे एक सच छुपा है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें लोग जाने अनजाने में शैडो इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं। पहला उदाहरण ये है कि मान लो कोई जूते बेचने वाला है, वो सड़क के किनारे उसने अपना जूतों का एक स्टॉल खोला। वहां पर वो अलग अलग वैरायटी के जूते बेचता है और वो सारा ही व्यापार वो कैश में करता है। मतलब वो जूते खरीदता भी कैश में है और बेचता भी कैश में है, और जितने जूते बेचे उसका वो कोई भी हिसाब किताब नहीं रखता और ना ही उस पर कोई टैक्स भरता है। तो इसमें उसकी जितनी भी कमाई हुई वो सब उसकी हो गई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ऐसे लोगों को ओन अकाउंट वर्कर्स कहा जाता है। ओन अकाउंट वर्कर्स वो होते हैं जो अकेले ही अपना पूरा बिजनेस चलाते, मतलब इन्होंने कोई भी नौकर नहीं रखा होता, और इनके बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ या फिर कोई घाटा भी हो गया तो इसकी जिम्मेदारी भी वो खुद ही लेते हैं, और इन्होंने सरकार के पास कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं होता। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूरी दुनिया में जितने भी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनमें से 45% लोग ये ओन अकाउंट वर्कर्स हैं। अब दूसरा उदाहरण इनफॉर्मल बिजनेस का है। यहाँ पर एक से ज्यादा लोग काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, यहाँ पर वो छोटे छोटे घर और छोटे छोटे बिल्डिंग बनाते हैं, और किसी का अगर छत बिगड़ गया तो वो रिपेयर करते हैं, किसी की दीवार टूट गई तो वो रिपेयर करते हैं। बेसिकली ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक मालिक है और उसके पास उसने 10 नौकर रखे हुए। इसमें से जो 3 नौकर है वो तो सप्लाई देखते हैं कि सीमेंट हो गया, रेती हो गया और बहुत सारी चीजों का सप्लाई देखते हैं, और बाकी के जो 7 लोग है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पर इस बिजनेस के मालिक ने सरकार के पास कोई रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, इसलिए जितनी भी कमाई होती कंस्ट्रक्शन बिजनेस में वो सारी ही उसकी हो जाती है, उस पर वो कोई भी टैक्स नहीं भरता।
और इसने जो 10 नौकर रखे हुए हैं ना, उनके साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं किया। वो नौकर सिर्फ अपने मालिक को जानते हैं और जब बुलाया जाए तभी वो काम करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि 10 नौकर फिक्स्ड है, यहाँ पर कभी ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम आ गया तो वो 20 नौकर भी हो सकते हैं, और कभी काम कम आया तो वो 5 नौकर भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई नौकर को मंथली फिक्स सैलरी नहीं मिलती। यहाँ पर जब काम के लिए बुलाया जाएगा तब काम करना होता है और उसी दिन पे उसकी तनख्वाह मिल जाती है। तो ये पूरे ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस को हम इनफॉर्मल बिजनेस कहते हैं, और जो नौकर जो इन बिजनेसेस में काम करते हैं उसे हम इनफॉर्मल एम्प्लॉइज कहते हैं। ये बिजनेसेस को हम इनफॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका सरकार के पास कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, और इन बिजनेसेस में जो काम करने वाले जो कर्मचारी है उनका भी कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इनफॉर्मल बिजनेसेस के। मान लो किसी का छोटा सा कपड़ों का बिजनेस है, वहां पर उसने 3 नौकर रखे और 1 टेलर रखा है। फिर मान लो किसी का छोटा सा कैब का बिजनेस है, उसने 3 गाड़ी रखी है और 3 ड्राइवर रखे। इन बिजनेसेस की ज्यादातर जो इनकम होती है वो फिजिकल कैश में होती है, और इन बिजनेसेस में जो काम करने वाले कर्मचारी है उनको भी अपनी सैलरी कैश में ही मिलती है। तो सरकार को कोई भी आइडिया नहीं होता कि ये बिजनेस कितना रेवेन्यू कर रहे हैं, कितना टर्नओवर कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, किधर से कमा रहे हैं। अब इनकी जगह पे जो फॉर्मल बिजनेस होते हैं उनका एक तो सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन भी होता है, और वो अपने कमाई का कुछ हिस्सा टैक्स में भी भरते हैं। और इनफॉर्मल बिजनेस इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, और उनकी सैलरी में से हर महीने टैक्स कटता है। मतलब सरकार को एक्चुअली पता है कि ये बिजनेस कितना कमा रहे हैं और उनके एम्प्लॉइज को कितनी सैलरी दी जा रही। तो आप देखोगे ना, बहुत ही पतली सी रेखा है एक फॉर्मल बिजनेस में और एक इनफॉर्मल बिजनेस में। काम दोनों वही कर रहे हैं। जो काम इनफॉर्मल बिजनेस वाला कर रहा है वही काम फॉर्मल बिजनेस वाला भी कर रहा है। बस फर्क यही है कि फॉर्मल बिजनेस की जितनी भी कमाई है वो सरकार को पता है, और इनफॉर्मल बिजनेस के बारे में सरकार को कुछ भी नहीं पता। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ग्लोबली 81% बिजनेस इनफॉर्मल है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब तीसरा एग्जांपल है इनफॉर्मल एम्प्लॉइज का, जिसकी हमने अभी पहले बात की। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे इनको इनफॉर्मल वर्कर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई दस्तावेज या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई एग्रीमेंट अपने मालिक के साथ होता ही नहीं है, तो इनकी नौकरी भी फिक्स नहीं होती। इनमें से कुछ लोग पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, कुछ सीजनल नौकरी करते हैं, कुछ रैंडमली नौकरी करते हैं, और कुछ लोग को तो जब बुलाया जाए तभी वो नौकरी पे जाते हैं। मतलब ये जो इनफॉर्मल एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें कल का कुछ पता ही नहीं होता। मतलब कल किधर काम मिलेगा, क्या काम मिलेगा, इनको कोई आइडिया नहीं होता। इनफैक्ट इनको ये भी आइडिया नहीं होता कि इनको काम मिलेगा या नहीं। उदाहरण के तौर पे जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट भी सीजनल होती है। जब हार्वेस्टिंग का सीजन होता है तब उनके पास काम होता है, और बाकी के टाइम पे वो कुछ और काम करते हैं या फिर उनके पास काम ही नहीं होता है। और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है सरकारों के लिए, क्योंकि इनकी ना तो कोई नौकरी फिक्स है और ना ही इनकी कोई तनख्वाह फिक्स है। तो जब इनके पास काम नहीं होता है तो उनका गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। OECD के एक रिपोर्ट में उन्होंने इसे डबल बर्डन कहा है, क्योंकि एक बर्डन तो ये है कि इनके पास नौकरी फिक्स है ही नहीं, और दूसरा बर्डन ये है कि अगर नौकरी या फिर काम मिल भी जाए तो वो बहुत लो पेइंग होता है, यानी कि बहुत कम तनख्वाह मिलती है उसमें, जिसमें गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें कुछ देशों में सरकार एक्चुअली इनकम प्रोटेक्शन देती है कुछ लोगों को जिनकी नौकरी चली गई होती है या फिर जिनके पास कोई काम नहीं होता या फिर कोई कारणवश वो काम कर ही नहीं सकते। उनको सरकार की तरफ से एक इनकम प्रोटेक्शन मिलता है। पर ये जो इनफॉर्मल एम्प्लॉइज है उन्हें तो ये भी नहीं मिलता, क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा इनका कोई सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, सरकार की नजर में ही नहीं है ये लोग। और यही इनफॉर्मल एम्प्लॉइज जब ये बूढ़े हो जाते हैं तब भी इन्हें काम ही करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इनके पास ना तो कोई रिटायरमेंट सेविंग है, ना कोई रिटायरमेंट फंड है, ना इन्हें कोई सरकारी पेंशन मिलती है, और ना ही इनके पास कोई इंश्योरेंस है। और कारण वापस वही है कि ये लोग सरकार की नजर में ही नहीं है। तो मतलब सरकार चाह के भी ऐसे लोगों को सहारा नहीं दे पाती। और बच्चे और बूढ़े जो ये इनफॉर्मल हाउसहोल्ड्स में रहते हैं उन्हें भी ये ही पीड़ा सहनी पड़ती है। एक चिंताजनक स्टैट ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोग इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। पूरी दुनिया की आबादी कुछ 825 करोड़ के आसपास है, उसमें से 200 करोड़ लोगों को पता ही नहीं है कि कल उनके पास काम रहेगा या नहीं। ILO की रिपोर्ट टैकलिंग वल्नरेबिलिटी इन इनफॉर्मल इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि जो डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज है उनमें 70% एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल है, और दूसरी तरफ जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें 18% ही एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल है। और अगर हम रीजन वाइज देखें, यानी कि कौन से रीजन में कितनी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है,
तो उससे हमें ये पता लग रहा है कि अफ्रीका में 86% एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल है, एशिया पैसिफिक और जो अरब स्टेट्स है वहां पर 68% है, अमेरिकाज में 40% है और यूरोप और सेंट्रल एशिया में 25% है। पर सवाल ये आता है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, तो 200 करोड़ लोग जा ही क्यों रहे वहां? इसका उत्तर है सर्वाइवल, मजबूरी। आईएलओ के हिसाब से किसी भी देश में जब अच्छी नौकरियां बहुत कम होती है और बड़ी तादाद में लोग उन गिनी चुनी नौकरियों के लिए लड़ते हैं, तब इसमें से जो लो स्किल्ड लोग होते हैं, यानी कि जिनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हुई या फिर उनके पास स्किल्स कम है, वो ज्यादा स्किल्स वाले लोगों से लड़ नहीं पाते और इसलिए उन्हें मजबूरी में ये लो प्रोडक्टिव इनफॉर्मल नौकरी करनी पड़ती। और यही कारण है कि जिन देशों में ज्यादा लोगों की पढ़ाई नहीं हुई होती और बड़ी तादाद में एक यंग लेबर फोर्स होती है, उन देशों में हमें इनफॉर्मल नौकरियां भी ज्यादा देखने को मिलती है। इसी पर आप हमारी एक खास पेशकश देखिए। मेरे हाथों में मेहनत है, पर जेब में कुछ भी नहीं। सूरज उगे तो बोझ उठाऊं, रात गिरे तो घर लौटूं कहीं। कल का पता नहीं चलता, आज की रोटी सब है यही। कोई पूछे मुझसे क्या चाहिए तुमको, बस चलता रहूं मैं इस राह पे अकेला। मैं वो हूँ जो दिखता नहीं, गिनती में आता नहीं। तो अरब है हम जैसे, फिर भी कोई जानता नहीं। मेरी दुआ हवाओं में है, भला की आस लिए। मैं वो हूँ जो दिखता नहीं, पर जिंदा हूँ यही। बीमारी आए तो डर लगता है, कोई सहारा मिलता नहीं। काम छूटे तो भूख लगती है, इस चक्कर से निकलता नहीं। परिवार देखे मुझको रोज, उनकी आंखों में सवाल है। कोई नहीं समझे यहाँ दर्द मेरा कितना गहरा, बस चलता रहूं मैं टूट कर भी फिर से खड़ा। मैं वो हूँ जो दिखता नहीं, गिनती में आता नहीं। तो अरब है जैसे, फिर भी कोई जानता नहीं। मेरी दुआ हवाओं में है, बदब की आस ये। मैं वो हूँ जो दिखता नहीं, पर जिंदा हुई। शायद कोई सुने मेरी बात, शायद कोई देखे मेरा हाल। इज्जत से जीने का हक बस इतनी सी है मेरी चाह। मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, यही तो चाहता हूँ कहना। मैं वो हूँ जो दिखता नहीं, गिनती में आता नहीं। मेरी दुआ में है, बदलाव की आस लिए। हाथों में मेहनत है, दिल में उम्मीद है, बस इतना काफी है जीने के लिए। तो अब ओन अकाउंट वर्कर्स हो गए, इनफॉर्मल एम्प्लॉयज हो गए और इनफॉर्मल बिजनेस हो गए, ये तीनों सरकार को नजर ही नहीं आते। इनकी कितनी कमाई है, कहां से आ रही है, किधर से आ रही है, सरकार को कुछ भी पता नहीं है। अब चौथा उदाहरण ये है उन बिजनेसेस का जो सरकार को नजर तो आते हैं पर धुंधला धुंधला नजर आते हैं।
उदाहरण के तौर पे मान लो कोई कपड़ों का व्यापारी है, उसे अपनी एक दुकान से एक रेगुलर फिक्स इनकम आ रही है। उसमें से कुछ इनकम उसको फिजिकल कैश में आ रही है और कुछ इनकम उसको लीगली आ रही है, जिसका वो टैक्स इनवॉइस बनाता है। तो यहाँ पर अगर वो कैश वाली इनकम रिपोर्ट नहीं करता सरकार को, तो उसे कहते हैं अंडर रिपोर्टिंग, यानी कि जितनी तुम्हारी एक्चुअल इनकम थी उससे तुमने कम रिपोर्ट की, तो ये अंडर रिपोर्टिंग होता है। और अंडर रिपोर्टिंग शैडो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी का एक और वेरिएशन, मान लो वही कपड़ों का व्यापारी है, उसकी दो अलग अलग जगह से इनकम आ रही है दुकान के अलावा। एक जगह पे उसने किधर कुछ तो लोन दे दिया है, उसका उसको इंटरेस्ट आ रहा है हर महीने कैश में, और दूसरा उसने किसी को अपना घर रेंट पे दे दिया है और उसका उसको हर महीने रेंटल इनकम आ रही है। तो ये दोनों इंटरेस्ट इनकम और रेंटल इनकम अगर वो सरकार को रिपोर्ट नहीं करता तो उसे कहते हैं अनरिपोर्टेड सोर्स ऑफ इनकम। तो ये अनरिपोर्टेड सोर्स ऑफ इनकम भी शैडो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए इन बिजनेसेस का जो हिसाब किताब है बहुत आधा अधूरा है, और यही कारण है कि ये सरकार को नजर तो आते हैं बट धुंधला धुंधला नजर आते हैं। अब पांचवा उदाहरण उन बिजनेसेस का है जो सरकार को पूरे के पूरे नजर आते हैं, बट फर्क ये है कि ये अपने चेहरे पे मास्क पहन के आते हैं, यानी कि एक मुखौटा पहन के आते हैं। ये बिजनेसेस करते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। यानी कि ये जो बिजनेसेस है वो अपने अकाउंटिंग बुक्स में घोटाला करते हैं, वो फेक इनवॉइस बनाते हैं, वो फेक रिसिप्ट बनाते हैं, फिर वो गलत रिफंड क्लेम करते हैं और अपने एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर देते हैं। ये वो इसलिए करते हैं ताकि उनको टैक्स कम भरना पड़े। अब जो छठा उदाहरण जो हम देखेंगे उसमें तो कैश के बिना ही शैडो इकोनॉमी में हिस्सा लिया जा सकता है। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे, कैश के बिना तो गुमनामी भी नहीं हो सकती और ट्रांजैक्शन भी नहीं हो सकता। पर क्या हो अगर कैश की जरूरत ही ना हो ट्रांजैक्शन में और फिर भी ट्रांजैक्शन हो जाए? बार्टर सिस्टम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये तो सदियों पुरानी रीत है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई होटल ओनर और फोटोग्राफर एक दोस्त है। अब होटल ओनर ने एक अच्छे से टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अपनी एक नई होटल खोली है और उस होटल के उसको फोटोज और वीडियोस अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पे डालने हैं। और दूसरी तरफ जो फोटोग्राफर है वो भी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वही डेस्टिनेशन पे आने वाला है जहाँ पर उसके दोस्त ने होटल खोली है। तो यहाँ पर जो होटल ओनर है वो अपने फोटोग्राफर दोस्त को कहेगा कि तू आ ही रहा है तो यहाँ पर होटल के अच्छे फोटोज खींच ले और उसको अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पे डाल दे, और बदले में उसे अपने होटल में 3 दिन का स्टे फ्री मिलेगा और 3 दिन का खाना भी फ्री मिलेगा। तो यहाँ पर कैश के लेन देन के बिना ही दोनों का काम हो गया। अब होटल वाला अगर किसी दूसरे फोटोग्राफर को हायर करता तो उसको बिल और टैक्स भरना पड़ता है, और जो फोटोग्राफर है अगर वो कोई दूसरे होटल में रहता तो उसका भी उसको बिल और टैक्स भरना पड़ता। तो इस बार्टर ट्रेड में सरकार को भी कुछ पता नहीं चला, बैंक को भी कुछ पता नहीं चला और दोनों पार्टी का काम हो गया। ऐसे तो बार्टर ट्रेड के हजारों एग्जाम्पल है। डॉक्टर और लॉयर के बीच में बार्टर हो सकता है, डेंटिस्ट और टीचर के बीच में बार्टर हो सकता है, इनफैक्ट किसी का भी किसी के साथ बार्टर हो सकता है। जब दोनों पार्टी राजी तो बार्टर ने मार ली बाजी। और बार्टर 2 पार्टी तक क्यों सीमित है, वो तो 3-4 पार्टी तक भी तो जा सकता है। पहला वाला दूसरे को सर्विस देगा, दूसरा वाला तीसरे को सर्विस देगा और तीसरा वाला पहले को सर्विस देगा, सबका काम हो गया बिना कोई लेन देन के। अब 7वां उदाहरण में तो लोगों को कंपलसरी ही शैडो इकोनॉमी में रहना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर सारे ही इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि ड्रग्स डीलिंग करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, चोरी का माल बेचना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, बिना लाइसेंस या परमिट के बिजनेस करना और भी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है। तो ये सारे इलीगल एक्टिविटीज पूरी तरह अंधेरे में किए जाते हैं और ये भी शैडो इकोनॉमी का ही हिस्सा है। तो आप ये 7 एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, चाहे वो अकेला इंसान कर रहा हो या फिर पूरा का पूरा बिजनेस कर रहा हो, यहाँ पर सामान की लेन देन हो रही है, सर्विसेज की भी लेन देन हो रही है, पैसों की भी लेन देन हो रही है, पर इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा। इसका ना तो कोई ट्रेल है बैंक के पास और ना ही इस पर कोई टैक्स भरा जा रहा है, और अगर टैक्स भरा भी जा रहा है तो बहुत आधा अधूरा भरा जा रहा है। और ये जितनी भी लेन देन है वो ज्यादातर आपस में ही हो रही है। मतलब सरकार, टैक्स अथॉरिटी, लॉज और बैंक सबको बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। एक और बात गौर करने वाली ये है कि हर कैश का ट्रांजैक्शन शैडो इकोनॉमी में नहीं आता। जब कैश में कोई इनकम आती है, अगर उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता और उस पर टैक्स नहीं भरा जाता, वो शैडो इकोनॉमी में आता है। कैश सिर्फ एक जरिया है अपनी इनकम ना दिखाने का, पर कैश खुद खराब नहीं है। इनफैक्ट कैश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि जहां पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट नहीं पहुंचता वहां पर कैश पहुंचता है। और ये जितनी भी जो लेन देन जो हमने देखी वो हमें दिखने में बहुत छोटी लगती है, पर ये जब बहुत बड़े स्केल पे होती है किसी भी देश में, तब शैडो इकोनॉमी का जन्म होता है इस देश में।
अब इससे होगा ये कि देश का टैक्स गैप बढ़ने लगेगा। टैक्स गैप का मतलब ये है कि सरकार को कितना टैक्स मिलना चाहिए था और उसके सामने एक्चुअल में सरकार को कितना टैक्स मिला, उसका जो डिफरेंस है उसे टैक्स गैप कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो सरकार को $100 बिलियन का टैक्स एक्चुअल में मिलना चाहिए था जितनी लेन देन है उसके हिसाब से, पर कुछ लेन देन या फिर ट्रांजैक्शन ऐसे हुए जिसकी कमाई पे कोई टैक्स भरा ही नहीं गया और सरकार को जो एक्चुअल में जो टैक्स मिला वो था सिर्फ $40 बिलियन का। तो यहाँ पर उस देश का टैक्स गैप हुआ 100 में से 40 निकाल दो, मतलब $60 बिलियन का टैक्स नहीं मिला सरकार को। और इसका ये भी मतलब होता है कि $60 बिलियन का घाटा हुआ है सरकार को। और जैसे ही शैडो इकोनॉमी बढ़ते रहेगी किसी देश में, उसी देश में सरकार का घाटा भी बढ़ता रहेगा। पर अब सवाल ये आता है कि सरकार को पता कैसे चलेगा कि उनके देश में शैडो इकोनॉमी कितनी है। यहाँ पर दुनिया की कोई भी सरकार और कोई भी अर्थशास्त्री ये 100% एक्यूरेटली बता नहीं सकता कि उनके देश में कितनी शैडो इकोनॉमी, क्योंकि जब रोशनी ही नहीं है तो सिर्फ अंधकार ही तो दिखेगा। इसलिए यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट यानी कि जो अर्थशास्त्री होते हैं वो अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि ऑडिट, सर्वे, करेंसी डिमांड, मल्टीपल इंडिकेटर, मल्टीपल कॉजेस और ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिससे वो एक एस्टिमेट लगाते हैं कि एक देश में कितनी शैडो इकोनॉमी होगी। ये एक तरीके से कह लो तो उनका एक अंदाजा होता है कि किसी देश में इतनी शैडो इकोनॉमी है और इससे सरकार को एक रफ आइडिया आ जाता है कि उनके देश में कितनी शैडो इकोनॉमी है। तो ये जो शैडो इकोनॉमी जो मेजर की जाती है उसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी में की जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लो किसी देश की जीडीपी $1 ट्रिलियन की है और उस देश की शैडो इकोनॉमी 20% है उसके जीडीपी के, मतलब 20% अगर हम $1 ट्रिलियन का करें तो वो होता है $200 बिलियन। मतलब $200 बिलियन की वैल्यू एक्सचेंज यानी कि लेन देन हो रही है बिना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड के और बिना कोई टैक्स भरे। अगर यही नंबर शैडो इकोनॉमी का मान लो 50% ऑफ जीडीपी होता तो मतलब $500 बिलियन की लेन देन हो रही है बिना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड के। मतलब जितनी ज्यादा किसी देश की शैडो इकोनॉमी की साइज होगी उतनी ज्यादा शैडो एक्टिविटी हो रही है उस देश में और उतना ही ज्यादा घाटा हो रहा है उस देश की सरकार को। और ये जो शैडो इकोनॉमी का नंबर है ना वो कभी भी किसी देश की ऑफिशियल जीडीपी में काउंट किया ही नहीं जाता, क्योंकि जब कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे तो काउंट क्या करेंगे। इसलिए आप जब भी न्यूज में देखो कि किसी देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो गई है तो उसका मतलब ये है कि ये जो 5 ट्रिलियन है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, यानी कि सरकार को जितना पता है उतना $5 ट्रिलियन का नंबर है। इसमें शैडो इकोनॉमी का काउंट किया ही नहीं जाता। पिछले साल ईवाई ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है शैडो इकोनॉमी एक्सपोज्ड। उसमें उन्होंने दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ देश है उनकी शैडो इकोनॉमी साइज एस्टिमेट की। उसमें उन्हें ये पता लगा कि साल 2023 में जो ग्लोबल शैडो इकोनॉमी साइज थी वो 11.8% ऑफ ग्लोबल जीडीपी थी। इसको अगर हम वैल्यू टर्म्स में देखें तो साल 2023 में जो ग्लोबल जीडीपी थी वो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1.6.74 ट्रिलियन के आसपास थी। उसका अगर हम 11.8% निकाले तो वो कुछ $12.5 ट्रिलियन के आसपास नंबर निकलता है। तो करीब करीब $12.5 ट्रिलियन की अनऑफिशियल एक्टिविटी हो रही है पूरे विश्व में। तो सोचो क्या ही घाटा हो रहा है सरकारों को। और इसमें अगर हम परसेंटेज वाइज देखें यानी कि कौन से देश का सबसे हाईएस्ट शैडो इकोनॉमी साइज है तो उसमें है सिएरा लियोन, उसका है 64.5% ऑफ जीडीपी। उसके बाद आता है नाइजर, नेपाल, इथियोपिया, बुरुंडी, माली और अन्य देश। और अगर हम वैल्यू के नजरिए से देखें यानी कि कौन से देश में सबसे ज्यादा मात्रा की शैडो एक्टिविटीज हो रही है तो उसमें चाइना का सबसे फर्स्ट नंबर है। वहां पर $3.6 ट्रिलियन की शैडो एक्टिविटीज हो रही है। उसके बाद आता है यूएस जिसमें $1.4 ट्रिलियन की हो रही है। उसके बाद आता है इंडिया जिसमें $931 बिलियन की शैडो एक्टिविटी हो रही है। और उसके बाद आता है ब्राजील जिसमें $448 बिलियन की शैडो एक्टिविटी हो रही है। और अगर हम रीजन वाइज देखें यानी कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा शैडो इकोनॉमी में तो उसमें आता है सबसे फर्स्ट नंबर पे अफ्रीका, फिर उसके बाद आता है सदर्न एशिया, फिर आता है सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन, फिर साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक और फिर सबसे कम है नॉर्दर्न अमेरिका में। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि शैडो इकोनॉमी क्या होती है, कैसे इसमें लोग हिस्सा लेते हैं और कैसे इसको मेजर किया जाता है। अगर हम इसे और ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता लग रहा है कि इस पूरे रंगमंच में सारे के सारे किरदार पीड़ित है। इनफॉर्मल जो एम्प्लॉइज है वो इसलिए पीड़ित है क्योंकि उनको ना तो कोई सुरक्षा मिल रही है, ना उनकी कोई नौकरी फिक्स है, ना कोई सैलरी फिक्स है और उनको कल का पता ही नहीं कि कल काम मिलेगा या नहीं। उनको प्रगति करने में मुश्किल आ रही है, उनको पढ़ाई लिखाई करने में मुश्किल आ रही है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी मुश्किल आ रही है। और जब तक जिंदा रहना है उन्हें डेली काम करना पड़ता है और इसीलिए वो ये चक्रव्यूह से बाहर ही निकल नहीं पाते।
फिर जो इनफॉर्मल बिजनेसेस है वो इसीलिए पीड़ित है क्योंकि उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता ही नहीं है, इसलिए वो बिजनेसेस को आगे बढ़ा ही नहीं पाते क्योंकि इनका कोई हिसाब किताब होता नहीं है, सब कुछ अनऑफिशियल होता है, तो बैंक को लोन देने में मुश्किल आती है। और इन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्राइम और थेफ्ट की, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना रिकॉर्ड है, कितना इन्वेंट्री है, तो इनको क्राइम और थेफ्ट भी फेस करना पड़ता है। और अगर इनका जो बिजनेस है वो ज्यादातर बिना लाइसेंस और बिना परमिट के होता है, तो इन्हें बहुत जगह पे रिश्वत भी देनी पड़ती है। इनफैक्ट इन्हें ये भी डर रहता है कि जिस दिन अगर पकड़े गए उस दिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और सबसे डरावनी चीज ये है कि मान लो ये जो इनफॉर्मल बिजनेस है उनका बिजनेस नहीं चला और अगर वो बैंकरप्ट हो गए तो इन्हें कोई बैंकरप्सी प्रोटेक्शन या कोई मोरेटोरियम भी नहीं मिलता, इनको अपना घर भी खोना पड़ सकता है। अगला किरदार जो सबसे ज्यादा पीड़ित है वो है सरकार, क्योंकि उन्हें टैक्स ही कम मिल रहा है, इसलिए उन्हें देश की प्रगति करने में भी कठिनाई आ रही है। और ये पीड़ा ही कारण है शैडो इकोनॉमी को बीमारी तक कहा गया है बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और न्यूज आर्टिकल्स में, क्योंकि ये धीरे धीरे चुपचाप देश को खोखला कर देती है, देश को आगे बढ़ने से रोकती है और देश के लोगों की प्रगति में भी बाधा डालती है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या कारण है इस बीमारी का, क्यों लोग शैडो इकोनॉमी में जाते हैं और कैसे किसी देश में शैडो इकोनॉमी बढ़ती है। पहला और सबसे मुख्य कारण है We live between the cracks where nothing's written down, where nothing's promised. This is the life that doesn't show on any ledger any loan. We survive on what we're owed, but never given, never known. This is the life beneath the line, where the monsoon comes, but never clean.